गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ जाओ, आज की हमारी शीट को हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो आज की शीट है ना, उसका टाइटल क्या है? ड्रॉप ए हिंट। देखो, ड्रॉप ए हिंट का क्या मतलब होता है? ड्रॉप ए हिंट का मतलब होता है टू सजेस्ट, कोई चीज़ सजेस्ट करना या फिर कोई क्लू देना, कोई साइन करना या फिर कोई क्लू देना। इसके अंदर खुद ही तो कह रहा है कि ड्रॉप ए हिंट, किसी एक हिंट को आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये मीनिंग था भाई इडियम का। अब ना कुछ एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, ये एरर करने के लिए ना आपको सबसे ज़्यादा पहले सबसे ज़रूरी एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको पता है कि एक नरेशन जैसी चीज़ होती है क्या? नरेशन जैसी चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। इसके अंदर हम करते हैं क्या? इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं और एक हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब बात करते हैं एक बारी डायरेक्ट स्पीच कौन से वाली होती है। देखो, डायरेक्ट स्पीच वो वाली होती है जिसके अंदर दो कोमा के बाद, दो कोमा के अंदर कोई बात कही जाए, साथ में कोई कोमा लगाओ। और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है जी? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच वो वाली होती है भाई जिसके अंदर दोनों तो कोमा हटा दिए जाते हैं, ये वाला कोमा भी हटा दिया जाता है, और क्या होता है, कोई ना कोई कंजंक्शन लगा के जोड़ा जाता है। देखो, पहले एक वर्ब थी तो उसको कौन जोड़ रहा था? कोमा जोड़ रहा था भाई। इस तरह से नहीं करते क्या? ही सेड, आगे कोमा, आई विल डू दिस, इस तरह कोई बात करता है तो इस चीज़ को क्या कहते थे हम? इसको कहते थे हम डायरेक्ट। और जब हम इनडायरेक्ट बनाते थे तो हम इसको यूं कन्वर्ट ही तो कर देते थे, ही सेड दैट, ये वाला कोमा भी हटा दिया और ये दो कोमा भी हटा दिए, ये बात है। ठीक है, इसके अंदर फिर दो चीज़ें आती है, एक आती है रिपोर्टिंग, एक आती है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या आती है जी, एक आती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें पता थी। मैंने एक बारी जस्ट ओवरव्यू करवा दी क्योंकि आज के जो एरर थे, बहुत सारे एरर इसी चीज़ के ऊपर बनने थे। ठीक है, अब एक बारी हम हमारी शीट देखें। देखो, शीट के अंदर सबसे पहला एरर क्या कहता है, पहला सेंटेंस क्या कहता है? शी सेड दैट शी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। उसने कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में होगे तुम्हारी मदद करूँगी। यहाँ आपको देख के पता लगा कि सेड दिखा और क्या दिखा जी, दैट दिखा। आपको देख के पता चला कि यहाँ पर सेड भी दिख रहा है और यहाँ पर दैट भी दिख रहा है। तो भाई मुझे पता लगा कि ये एक्चुअली में कोई इनडायरेक्ट स्पीच थी। एक्चुअली में ये क्या थी? कोई इनडायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि दैट कंजंक्शन थी, कोई कोमा वोमा नहीं लगा रहा था। और अब आपको पता है, जब पहले वाली, जब आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ये पास्ट में होती है, तो भाई जो आगे स्पीच आती है वो भी क्या होती है? वो रिपोर्टिंग स्पीच जो आती है वो भी हम किस टेंस में डालते हैं? फिर वो भी हम पास्ट के अंदर ही डालते हैं। तो भाई इसीलिए ना यहाँ पर विल की जगह आपको क्या लगाना था? मोडाल लगाते। कौन से वाला? वुड। अब वुड ना एक मोडाल है भाई, प्रेजेंट की भी बात बता देता है, पास्ट की भी बता देता है, लेकिन विल तो फ्यूचर की बताता है, वुड तो फ्यूचर की नहीं बताएगा। इसीलिए यहाँ पर विल की जगह क्या लगाओगे? वुड। और आपको ये भी पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते टाइम विल जो होता है वो वुड के अंदर चेंज हो जाता है। इसीलिए भाई यहाँ पर क्या एरर बनाया? यहाँ एरर बनाया वुड का। ठीक है, वो रूल पुराना हो गया कि सारा सेंटेंस पास्ट में था। एक बारी सोच के देखो क्यों पास्ट में था। हालांकि लगता है वो कहीं जाए, लेकिन यहाँ तो हम और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे। भाई ये वो वाली बात थी, इनडायरेक्ट स्पीच थी, इनडायरेक्ट स्पीच थी तो इसके अंदर जब पहले वाला पास्ट में हो तो आगे वाला भी पास्ट में डालते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में डालेंगे, ये था। अब बारी आई दूसरे एरर की। नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम। देखो भाई, नो सूनर ना एक नेगेटिव एडवर्ब थी, नो सूनर ना एक नेगेटिव एडवर्ब थी, और इस पे तो बहुत लिमिटेड से ही एरर बनाता है। देखो, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी थी कि इस नो सूनर के साथ में पेयर होता है किस चीज़ का? देन का। नो सूनर के साथ में किस चीज़ का पेयर होता है जी? देन का पेयर होता है। आपको ये बात याद रखनी थी, ये वो कंजंक्शन थी जो पेयर में यूज़ होती थी। जैसे नो सूनर के साथ देन का पेयर था, वैसे ही हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, बेयरली के साथ किसका पेयर होता था जी? वैन का पेयर होता था। तो पहला एरर तो सबसे पहले ये देखो कि हाँ देन तो सही लगाया, देन सही लगाया। फिर क्या बात आई? फिर ना देखो, जब भी नेगेटिव एडवर्ब से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देते हैं ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप जब नेगेटिव एडवर्ब डालते हो तो वहाँ पर क्या होता है? एक मिनट, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब आप नेगेटिव एडवर्ब डालते हो तो वहाँ पर इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले उठ के आ जाती है।
अब यहाँ पर तो इन्वर्जन नहीं कर रहा था, वी एंटर्ड लगा दिया, तो हमें यहाँ इन्वर्जन करना था। और इन्वर्जन भी हम दो तरीके से करते हैं। इन्वर्जन भी जब नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग करते हैं ना भाई, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो डिड आगे लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या फिर हेड लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसके अलावा नो सूनर पर कोई एरर नहीं बनाता। सबसे पहले इसका पेयर चेक करो, फिर देखो इन्वर्जन हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो भाई इन दोनों में से कौन से वाला चलेगा, दोनों ही चल जाते हैं। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप ठीक कर देते, दो तरीके से इसको ठीक करते। देखो कैसे ठीक करते इसको, या तो लगा देते डिड वी एंटर, है ना, या फिर क्या लगाते भाई डिड वी एंटर की बजाय, या फिर हम लगाते हैड वी एंटर्ड लगा देते। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ठीक है, नो सूनर डिड वी एंटर दैट देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम। ठीक है, अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। थर्ड को देख लो एक बारी, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। भाई आपको पता है जो हु होता है, हुम होता है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, जोड़ते हुए हैं। तो कब हु लगाएं और कब हुम लगाएं। देखो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो हु लगाओ, और जब सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव केस हुम लगा दो। अब ये नहीं है हुम लगा दिया तो इसको ऑब्जेक्ट बनना ही बनना पड़ेगा, कोई नेसेसरी नहीं, लेकिन भाई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाओ। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बताऊं क्या, आई डोंट नो हु कम्स हियर। तो मुझे नहीं पता यहाँ कौन आता है। अब यहाँ पर देखो इस कम्स वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या लगाया, हु लगाया। और भाई हुम लगा देते तो हुम का एक और एग्जांपल देख लो, आई डोंट नो whom ही हैज़ इन्वाइटेड। भाई मुझे नहीं पता किसको इनवाइट किया है, किसने इनवाइट किया, whom ही हैज़ इनवाइटेड। अब यहाँ पर इस इनवाइटेड वर्ब का सब्जेक्ट ही था, तो भाई फिर ही था तो मुझे सब्जेक्ट लगाना ही नहीं था, और सब्जेक्ट नहीं लगाना था, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाया। यानी भाई सीधी सी बात है, जब भी दो वर्ब आए तो आपको उससे जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ रहे हो, अगर आप हु और हुम की हेल्प से जोड़ रहे हो तो आप फिर ये आइडेंटिफाई कर लेना कि हु कब लगाऊंगा, हु जब लगाऊंगा जब आगे वाली वर्ब के पास कोई सब्जेक्ट ही ना हो, यही सब्जेक्ट बनाए। और हुम कब लगाऊंगा, जब वर्ब पूरी हो और सब्जेक्ट भी उनके पूरे हो। अब एक बार इसको देखो, कहाँ है, एक मिनट, हुम डू आई वांट टू मीट। ठीक है, देख लो इसमें इस आस्क के लिए रिसेप्शनिस्ट आ गया भाई, इस डू के लिए आई आ गया। अब यहाँ पर तो सिर्फ जोड़ना था, दो वर्ब थी, एक वर्ब ये थी, एक वर्ब ये थी, इन दोनों वर्ब को जोड़ना था, और सब्जेक्ट तो दोनों पूरे ही थे, तो फिर मुझे यहाँ सब्जेक्टिव केस की आवश्यकता नहीं थी। ऑब्जेक्टिव केस लगा के हुम लगा के सेंटेंस को मैं करेक्ट कर देता। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे देखें, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर ए डिसेंट जॉब। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर ए डिसेंट जॉब। अब देखो फिर वही बात आ गई, आपने देखा सेड दैट, आपको सेड दैट देख के ही पता लगा कि इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब इसने पास्ट में लगा दी तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी किस में लगाता भाई, पास्ट के टेंस में लगाता। तो फिर आगे विल क्यों, आगे कोई मोडाल लगाता। और यह आपको ये भी पता था भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो ये विल वगैरह चेंज हो जाते हैं वुड में, तो यहाँ पर ही वुड हेल्प मी लगा देता। दूसरी चीज़, कई बच्चों को डाउट आया होगा कि यहाँ पर जी सिक्योरिंग क्यों नहीं लगाया। सिक्योरिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर पहले आपको एक वर्ब दिखी, क्या, हेल्प। क्या दिखी, हेल्प। आपको तो पता ही है कि लेट बिड हेल्प मेक, लेट बिड हेल्प मेक, ये सारी वर्ब्स, लेट बिड हेल्प मेक, ये सारी वर्ब क्या करती हैं, अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव लेती है, यानी जब वर्ब आती है तो वो विदाउट टू के आती है। ठीक है, बात क्लियर है क्या भाई। दो इन्फिनेटिव हमने पढ़े थे ना, दो इन्फिनेटिव तो पढ़े थे, एक तो पढ़ा था 2 + V1, ये तो इन्फिनेटिव था, और एक हमने पढ़ा था V1, इसको कहते थे बेयर इन्फिनेटिव। तो कुछ वर्ब्स थी जो अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव लेती थी, जिनमें एक थी क्या, लेट बिड हेल्प मेक, जिनमें एक कौन सी थी जी लेट बिड हेल्प मेक, ये चार थी, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हेल्प उन्हीं वर्ब में से थी जो अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव यानी खाली V1 लेती। देख लो इसने खाली V1 ले लिया।
ठीक है, फिफ्थ को देख लो एक बारी। फिफ्थ क्या कहता है? द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटल अबाउट सॉल्विंग एनी वन एल्स प्रॉब्लम। अबाउट एनी वन एल्स प्रॉब्लम, एक मिनट, ठीक है। वाकई देखो भाई, जब आप सीखते थे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते टाइम ना, हम कुछ वर्ड्स लगा देते, आस्क लगा दिया, टोल्ड लगा दिया, रिमार्क लगा दिया, सेड लगा दिया, इस तरह के वर्ड्स लगाते थे। मुझे इसको पढ़ के ही पता चला कि सेड था। अगर आपको यूं भी नहीं पता चलता तो आप वो जो बचपन में रूल करते थे, पूरा सेंटेंस पास्ट में तो पास्ट में लगाओ, वैसे देख लेते। लेकिन हमें पता लगा देख के कि भाई ये इनडायरेक्ट स्पीच थी, इनडायरेक्ट स्पीच थी। और भाई इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप आगे वाली रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में लगाते हो तो फिर आगे भी तो क्या लगाना पड़ता है, पास्ट का ही टेंस चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ना दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो नहीं, पास्ट की वर्ब लगाओगे क्या, वॉस। क्या लगाओगे, पास्ट की वर्ब लगाओगे, वॉस। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट वाज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग एनी वन एल्स प्रॉब्लम। सेक्रेटरी जो था ना वर्कर यूनियन का, इसने कहा कि भाई ये जो सरकार थी इतनी ज़्यादा खुदगर्ज थी, इतनी ज़्यादा सेल्फिश थी कि ये और किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में ज़्यादा समस्या लेती नहीं थी। कैसा ध्यान देती थी दूसरों की प्रॉब्लम पर, वेरी लिटल। ठीक है, आगे देख लो सिक्स्थ को एक बारी। सिक्स्थ क्या कहता है? सिक्स्थ कहता है जी, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड। देखो आपको पता है क्या, हमने सीखा था क्लासेस में भी बहुत बार किया है कि भाई जब भी दो काम पास्ट में हो और एक काम पास्ट में भी पहले हो, दो काम दोनों पास्ट में, और भाई एक काम, एक सेकंड, दो काम दोनों पास्ट में और एक काम उस पास्ट में भी पहले हो जाए तो उस वाले को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते थे, पास्ट परफेक्ट के अंदर, और दूसरे वाले को पास्ट में। वो वाले सेंटेंस नहीं किए थे हमने, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ऐसे सेंटेंस करते थे ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, वही वाला तो रूल है। दो काम पास्ट में हो रहे हैं। देखो पहले रवि ने क्या किया होगा, पहले रवि ने आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, पहले रवि ने क्या किया, पहले उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और मैगजीन्स को पढ़ा। यानी ये जो रीड वर्ब वाला एक्शन था ये फर्स्ट एक्शन था, पास्ट में भी पहले हो रहा था। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ता, हैड रीड। मैं क्या लगाता, हैड रीड लगाता। आफ्टर रवि हैड रीड नहीं रेड, आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड। दो काम पास्ट में हुए। एक बारी दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे सीख रहे हैं तो रिपीट कर देते हैं भाई। दो काम पास्ट में हुए, एक काम पास्ट में भी पहले हो गया, तो जो काम पहले हो गया उसको किस टेंस में लिखोगे आप, पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखोगे, और दूसरे वाले को सिंपल पास्ट के अंदर या पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यही था। पहले रवि ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ ली, इसीलिए पहले वाले एक्शन को मैंने पास्ट परफेक्ट यानी हैड रीड में लिखा, और अगले वाले एक्शन को मैंने किस में लगा दिया, V2 में लगा दिया। आगे बढ़ो। वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। देखो वी हैड स्वैम वेयर अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर वेयर का आंसर क्या मिल रहा है जी, अक्रॉस द रिवर। वेयर का आंसर क्या मिला, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। और व्हेन बिफोर द सनसेट, यानी एक वेयर का आंसर और एक व्हेन का आंसर। तो भाई हमें तो पता है ना, तो वेयर का आंसर ऑब्जेक्ट बनता ना व्हेन का आंसर ऑब्जेक्ट बनता, तो ये भी कोई एडवर्ब थी और ये भी कोई क्या थी, एडवर्ब थी। वेयर अक्रॉस द रिवर ये क्या थी, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस थी, और भाई व्हेन ये एडवर्ब ऑफ टाइम थी। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। फिर गड़बड़ क्या मिली, गड़बड़ मिली हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो V2 लगा रहा था, स्विम स्वैम स्वम, क्या लगा रहा था, ये तो V2 लगा रहा था भाई। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, स्विम V1, स्वैम V2 और स्वम V3। ये है V1, ये है V2 और ये क्या है जी, V3 है। ठीक है, यही इसके अंदर एरर था। अब देखो क्या कहता है, इट इज़ इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। कहता है भाई 1929 में पहली बार हम यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। अब भाई एक बात बताओ, 1929 जो एक टाइम है, ये कैसा टाइम है, ये अभी पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है,
पास्ट का टाइम है, ये समय तो गुजर चुका ना, 1929 अब है थोड़ी। ये तो कैसा टाइम है, पास्ट का टाइम है या फिर भाई फिनिश्ड टाइम है। और जब भी पास्ट का टाइम आ जाए, फिनिश्ड टाइम आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, फिर तो हम पास्ट का ही टेंस लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। इसीलिए इस को हटा के मुझे क्या करना पड़ता, वॉज। क्या कहता, इट वॉज इन 1920 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। फ्लू उड़ना वर्ब नहीं होती क्या, फ्लाई, फ्लू और फिर फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, हो गया एट्थ भी। ठीक है, एट्थ तक हो गए। नाइन्थ को देखें एक बारी। देखो नाइन्थ क्या कहता है, ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीज़न। ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर। फिर वही बात आ गई भाई, फिर वही बात आ गई। कहाँ गया, देखो उसने मुझे बताया, या तो यूँ समझ लेते दो एक्शन पास्ट के थे, या तो यूँ समझ लेते भाई दो एक्शन पास्ट के थे, दैट ही हैड रिटन ए लेटर। मेरे मुंह से निकल गया, दो एक्शन पास्ट के, एक पहले एक बाद में। जो पास्ट में भी पहले हो जाए उसे हम डीप पास्ट बोल देते हैं, और भाई उसको किसके अंदर डालते हैं, हम पास्ट परफेक्ट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना था, ही टोल्ड मी दैट, भाई जो पास्ट में भी पहले हो जाए, पहले उसने मुझे बता दिया या पहले उसने लेटर लिख दिया, इन दो एक्शंस को पहचानने की कोशिश करो। एक एक्शन तो है मुझे बताना और एक एक्शन है लेटर को लिखना। तो पहले उसने मुझे बता दिया है, पहले लेटर लिख चुका, वो पहले लेटर लिख चुका था। तो जो काम पास्ट में हो जाता, एक ये पास्ट का एक्शन, एक ये पास्ट का, जो काम पास्ट में पहले हो जाता वहाँ मैं कौन सा टेंस लगाता हूँ, वहाँ मैं लगाता हूँ पास्ट परफेक्ट। तो भाई यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, ही हैड रोट, सॉरी रोट तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाता, लेकिन मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ता, तो मैं यहाँ लगाता ही हैड रिटन। क्या लगाता, ही हैड रिटन। ठीक है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही हैड रिटन ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीज़न। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अब एक बारी टेंथ को देख लो, टेंथ क्या कहता है। ठीक है, टेंथ को देखें। देखो टेंथ में क्या कहता है, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। उसने ना मुझे ये बात बताई, उसने मुझे ये बात याद दिलाई थी कि भाई मैं तेरे को पहले भी कई बार समझा चुका था कि नॉट टू प्ले विद फायर। प्ले विद फायर का क्या मीनिंग होता है, हिंदी में नहीं पढ़ते क्या, आग से मत खेल। भाई कोई डेंजरस काम कर रहे हो आप, कोई रिस्क कर रहे हो, कोई रिस्की जॉब कर रहे हो, या कोई रिस्की एक्शन कर रहे हो। ठीक है, आप कोई रिस्की वर्क कर रहे हो, रिस्की एक्शन कर रहे हो, रिस्की डिसीजन ले रहे हो, खतरनाक काम कर रहे हो, उस सेंस में यूज़ करता है। अब ये कह रहा है कि ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद करवाया था पहले भी, दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी, और मुझे कहा होगा नॉट टू प्ले विद फायर, कि आग के साथ मत खेल। अब फिर वही बात आ गई, इस रिमाइंड को देख के मुझे पता लगा इनडायरेक्ट स्पीच थी, इनडायरेक्ट स्पीच थी भाई। तो जो पहले वाली हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में थी, तो आगे आने वाली स्पीच को भी पास्ट में लगाते, पास्ट में लगाते। तो इस हैज़ को हटा के मुझे क्या लगाना पड़ता, इस हैज़ को हटा के जी मुझे लगाना पड़ता हैड, हैड। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता, अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। मैं यहाँ अगर हैड लगाता, अब पढ़ो, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया था, दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी, कि वो मुझे कई बार बता चुका था कि भाई आग से मत खेल। अगर तुम ये नहीं समझ पाए इनडायरेक्ट स्पीच वाला, तो जैसे तुम पहले करते आए हो भाई कि हाँ दो सेंटेंस पास्ट में, पूरा सेंटेंस पास्ट में, वैसे समझ लो, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये वाली होती है जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो 11th में क्या कहता है, आई वुड हैव आस्क यू फॉर डिनर इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हेयर टू नाइट। भाई फिर वही चीज़ कह रहा है, आई वुड हैव आस्क यू फॉर डिनर इफ़ आई हैड नोन दैट, एक सेकेंड, इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हेयर टू नाइट। भाई अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी मोडाल लगा के पास्ट की सेंस दिखाता है, यहाँ भी हैड नोन दिखाता, तो यहाँ पर यू आर स्टेइंग नहीं, क्या कहता है यहाँ पर, यू वर स्टेइंग। पास्ट की ही तो बात बता रहा है, कहता है मैं आपको ज़रूर पूछता डिनर के लिए अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता कि भाई आप यहाँ पर रुके हुए हो, यू वर स्टेइंग। एक तरह का कंडीशनली तो सेंटेंस बना रहा था, जहाँ ये भी पास्ट में थी और अगले वाला जो क्लोज होता वो भी पास्ट में होता, मेन क्लोज भी पास्ट में, और ये वाला अपना सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होता। ठीक है, 12th को देखो, इफ़ द टूरिस्ट, यहाँ क्या एरर बनाओगे, वर से करेक्ट करोगे। ठीक है, इफ़ द टूरिस्ट वुड हैव कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम, आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। ठीक कहता है भाई अगर यहाँ मेहमान आए होते ना तो मैं उन्हें पक्का ही पक्का बाहर घुमाने ले जाता। देखो यहाँ कंडीशनल की बात करता है, एक बारी ना आप थोड़ा सा कंडीशनल देख लेते हैं। देखो मेनली नाम,
इफ़ के साथ जब भी इफ़ वाले सेंटेंस आते हैं ना तो वो ज़्यादातर टाइम कंडीशनल बनाते हैं। और दो तरीके से बनाएंगे भाई, इफ़ के बाद दो सेंटेंस होंगे। अगर पहले वाला सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में हो जाए, अगर पहले वाला सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में हो जाए तो जो बाद वाला सेंटेंस आता है वो हमारा किसके अंदर आएगा, सिंपल फ्यूचर में। अरे वो वाले सेंटेंस नहीं करते थे, अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा, इफ़ आई कम आई विल मीट यू, कितनी ही बार तो किया है, इफ़ आई कम आई विल मीट यू। अब देख लो आई विल मीट यू, अब देख लो इफ़ आई कम प्रेजेंट में डाल रहा है, अगले वाले को सिंपल फ्यूचर में डाल रहे हैं। यानी इफ़ के साथ कंडीशन बनाएगा तो पहली बात, अगर पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो दूसरे वाला सिंपल फ्यूचर में। अगर पहले वाला सिंपल पास्ट के अंदर डाल दे तो दूसरे वाले को आप किसके अंदर डालोगे, मोडाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कट गया क्या। और भाई तीसरी कंडीशन क्या बनाता है, अगर इफ़ के बाद आपको वहाँ पर क्या दिख जाए, एक सेकंड, अगर इफ़ के बाद आपको वहाँ पर पास्ट परफेक्ट दिख जाए, अगर इफ़ के बाद आपको पास्ट परफेक्ट दिख जाए तो फिर आगे आने वाले सेंटेंस में क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट दिख गया तो भाई परफेक्ट के लिए तो मैं हैव लगा दूंगा और कोई मोडाल लगा दूंगा, वुड हैव, और इसके बाद क्या लगाऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगेगी, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन कंडीशनल होती है, और भी बनाते हैं लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ यही तीन सीख लो। अगर इफ़ के बाद, देखो मैं एक बार सारा रिवाइज करवा देता हूँ, इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट में आ जाए सेंटेंस तो अगले वाला सेंटेंस कैसे लगाओगे आप, फ्यूचर में लगाओगे, ठीक है भाई। और अगर इफ़ के बाद, अगर इफ़ के बाद यहाँ पर सिंपल पास्ट के अंदर आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए तो आगे वाले सेंटेंस में वुड लगा देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। और तीसरी वाली बात क्या कहता है, अगर इफ़ के बाद, अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आ जाए तो भाई आगे वाले में मोडाल लगाओगे, वुड कुड शुड ऐसा आ जाता है, हैव लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। और ये वाइस वर्सा भी होते हैं, मतलब जैसे आगे वाले में ये आ जाए पीछे वाले में ये आएगा, वैसे अगर पीछे वाले में ये हो तो आगे वाले में भी यही आएगा। तो अब आपको पता लग गया था कि इफ़ सेंटेंस देखा तो कोई कंडीशनल बनाया, ये पहले वाला सेंटेंस था, ये दूसरे वाला सेंटेंस था। अब मैंने देखा भाई ऐसी तो मैंने कोई फॉर्म ही नहीं पढ़ी थी, पहले वाले में तो मैंने कभी मोडाल को फिट किया ही नहीं था, तो इसमें वुड कैसे लगा रहा था। फिर मैंने दूसरे वाले सेंटेंस को देख के पता लगाया कि भाई ये कैसी फॉर्म है, ये दूसरा सेंटेंस कैसा है, मोडाल है, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देख लो वुड है, हैव है और टेकन है। अब मुझे पता लगा कि ये मेरी थर्ड कंडीशनल की टाइप बनाई, और इसीलिए ना मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पहले वाले में इफ़ प्लस हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, वुड मोडाल को हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगाता, इफ़ द टूरिस्ट हैड कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन दैम अराउंड। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ जाता तो भाई मैं उनको घुमाने फिराने के लिए बाहर ले जाता, ये चीज़ थी, ठीक है। कहाँ है 13th को देख लो एक बारी। द टीचर रिमार्क वेरी एंग्रीली येस्टरडे दैट द बॉयज़ हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। इसके अंदर अगर वो नहीं सोचना चाहते थे रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब वाला तो इतना ही सोच लेते, येस्टरडे दे रहा था, येस्टरडे तो पास्ट की डिनोशन थी, पास्ट की डिनोशन थी तो वर्ब भी पास्ट की लगाती, फिर हैव नहीं, मुझे क्या लगाना पड़ता, मुझे लगाना पड़ता हैड, ठीक है। बात क्लियर। आगे वाला देखें, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिस मैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेज। भाई वो वाला व्हीकल जो पुलिस वालों ने रोका था, विच स्टॉप्ड बाय द पुलिस मैन कंटेन्ड, उसके अंदर बहुत सारी स्मगल्ड वॉचेज थी की बात कर रहा है तो पास्ट की बात कर रहा है, तो फिर इज़ क्यों लगाऊंगा, मुझे पता लग गया। अगले सेंटेंस में मैंने पढ़ लिया कि भाई कंटेन्ड यानी V2 लगा रहा है, यानी ये घटना घट चुकी है और घटना हो चुकी है, तो फिर मैं कौन सा टेंस लगाऊंगा, फिर तो मुझे पास्ट इंडेफिनेट लगाना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनेट लगाऊंगा तो फिर मुझे इज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे यहाँ पर द व्हीकल विच वॉज लगाना पड़ता। और पैसिव फॉर्मेशन होती ना, देख लो व्हीकल अपने आप थोड़ी रुका, व्हीकल को तो रुकवाया गया है, द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड, ये एक पैसिव फॉर्मेशन भी बनाता क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का, डूअर नहीं, इफेक्ट ऑफ रिसीवर था उसके इफेक्ट का, ठीक है क्या। 15th को देख लो एक बारी। Even if he had been driving more slowly, it will have been quite
इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट। अब तुम्हें पता है इफ़ को देख के कंडीशनल बनाते थे, चेक करोगे इफ़ को देख के, अभी के लिए इफ़ को देख के चेक करो इफ़ के बाद कौन से वाला, या तो अगला सेंटेंस कैसे हो, सिंपल प्रेजेंट में हो, लेकिन यहाँ पर तो प्रेजेंट में है ही नहीं, यहाँ पर तो मुझे दिखा हैड बीन, मुझे दिखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात कर रहा है, मुझे दिखा पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात कर रहा है। तो भाई जब इफ़ के बाद यहाँ पास्ट परफेक्ट लगा रहा है तो आगे वाले में क्या आता है स्ट्रक्चर, अभी तो करके हटे हैं, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये क्या लगा रहा था जी, विल लगा रहा था, ये क्या लगा रहा था, विल लगा रहा था, इसीलिए इस विल को हटा के मुझे यहाँ कौन सा मोडाल लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा वुड। क्लियर, बात क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं, यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग एज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। भाई देखो मोडाल है क्या, मस्ट, आपको तो पता है मोडाल मस्ट है, सो हाँ मस्ट एक मोडाल है, और मोडाल के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म, नेचुरल फॉर्म। देखो इसी फॉर्म को, इसी नेचुरल फॉर्म को, इसी V1 को प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, रूट फॉर्म भी कहते हैं, और बेस फॉर्म भी कह देते हैं। ये जो V1 है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को आप क्या कह सकते हो, नेचुरल भी कह सकते हो, नेचुरल भी कह सकते हो, इसी को आप प्लूरल भी कह सकते हो, इसी को आप रूट फॉर्म भी कह सकते हो, इसी को आप बेस फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है क्या, तो मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ तो मिस सेकंड फॉर्म लगा रहा था तो मैं क्या लगा देता, मिस लगा देता, इसके पीछे से ईडी को हटा देता, कोई इशू नहीं था। यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग, तुम्हें उस मीटिंग को मिस नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर दैट किस तरीके से काम करता, अभी तक आप सारों ने सीख ही लिया था, दिस दैट दीज दोज, क्या सीखा जी, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। अब आपको पता है ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी थे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे। एडजेक्टिव कब है, जब इनके जस्ट बाद कोई ना कोई वो आ जाए, नाउन आ जाए, और प्रोनाउन कब है, जब किसी नाउन को रिप्लेस करते हो। तो यहाँ पर इस दैट के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मीटिंग आ रही है, इसलिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। ठीक है, एज यहाँ पर कंजंक्शन की तरह काम करती, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इट एक डमी सब्जेक्ट बनता, इज़ यहाँ पर मेन वर्ब बनती, एक्सट्रीमली यहाँ पर एक एडवर्ब बनती, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव बनता। और यहाँ तो वो वाला रूल भी रिवाइज हो गया था, कौन से वाला रूल रिवाइज हो गया था, यहाँ पर वो वाला रूल भी रिवाइज हो गया था, इज एम आर वॉज वर जब भी कभी मेन वर्ब बन जाए तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, जो कि नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इट ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है क्या, देख लो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एरर मिल ही गया, मोडाल का एरर था। अब देखो आगे, इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ना एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर प्लूरल, एनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाता है, ठीक है, क्योंकि भाई कईयों में से ही तो किसी एक को चूज़ करेगा, एक से ज़्यादा को चूज़ करेगा। ठीक है, एनी डाउट भी होता है, एनी डाउट्स भी होता है, तो भाई चूज़ करेगा तो इतना तो पता था कि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। एनी ऑफ लगाएंगे तो भाई उसके बाद प्लूरल नाउन लगाओ ऑफ के बाद, क्योंकि चूज़ करना है। लेकिन ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, लेकिन यहाँ पर वॉज वर्ब लगा रहा था। क्या ये वॉज वर्ब ओके थी क्या, ये वॉज वर्ब यहाँ पर गलत थी, आपको क्या लगाना पड़ता, आपको वर लगाना पड़ता। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि आमतौर पर तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट था कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल फॉलो होता है। लेकिन जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं ना, इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो फिर उस टाइम पे सारे ही सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इमेजिनेशन कह लूँ या फिर ना प्रेजेंट की कोई अनफुलफिल्ड विश कह सकते हो आप, या तो इमेजिनेशन बोल दो या फिर आप बोल दो प्रेजेंट की कोई अनफुलफिल्ड विश, भविष्य की कोई, सॉरी वर्तमान की कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी हो ही नहीं सकती। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो क्या आ सकते हैं क्या, वो फादर जो लोग थे जिन लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो आ सकते हैं क्या, वो नहीं आ सकते भाई। तो ये उसकी विश कैसी है, ये उसकी कभी ना पूर्ण होने वाली एक कामना है, कोरी कल्पना है। और जब भी ऐसा होगा तो हर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगाएंगे, वर लगाएंगे। एक वो सेंटेंस नहीं करते थे क्या, आई विश आई वर ए बर्ड,
भाई मैं काश एक पक्षी होता, आई विश आई वर ए बर्ड, इस तरह का सेंटेंस करते थे। अब यहाँ तो नहीं पूछा कि आई के बाद जी वॉज आता था, वर क्यों लगाया, क्योंकि भाई इमेजिनेशन की बात करता है। शी प्रिटेंडेड एज शी वर स्लीपिंग, ऐसा भी एक सेंटेंस करते थे। वो चीज़ थी ही नहीं, लेकिन बस वो इमेजिन करवा रहा था, उस चीज़ को दिखावा कर रहा था। शी प्रिटेंडेड एज शी वॉज स्लीपिंग, ऐसे सेंटेंस करते थे। और ये यहाँ पर जिन्होंने जो हमारे फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पास आउट हो चुके हैं भाई, इसीलिए वो नहीं आ सकते। तो ये उनकी एक कोरी कल्पना है, ठीक है, अनफुलफिल्ड विश है। और जब भी ऐसा हो तो सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। आगे देख लो, ही गोट टू द टॉप एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट समवन एल्स हैज़ रीच्ड इट फर्स्ट। फिर वही बात, दो सेंटेंस जब भी कभी पास्ट में हों, दोबारा देखो, दो एक्शन जब भी कभी पास्ट में हों और एक उस पास्ट वाले में भी पहले हो जाए, तो उस वाले को जो पहले हो जाता है उसको हम किसके अंदर दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। और दूसरे वाले को हम किसके अंदर दिखाएंगे जी, दूसरे वाले को हम दिखाएंगे सिंपल पास्ट के अंदर। ठीक है क्या। अब देखो कहाँ गया मेरा सेंटेंस ये रहा, ही गोट टू द टॉप, भाई वो टॉप के ऊपर पहुंच गया। यहाँ पर पहले क्या काम हुआ है, पहले वो टॉप के ऊपर पहुंचा है क्या, पहले वो टॉप के ऊपर नहीं पहुंचा, पहले वो, अच्छा एक मिनट, ही गोट टू द टॉप एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट समवन एल्स हैज़ रीच्ड इट फर्स्ट। देखो सारे काम बाद में हुए, टॉप में भी बाद में पूछा, निराश डिसअपॉइंट भी जब हुआ और उसे पता भी बाद में चला, लेकिन सबसे पहले क्या चीज़ हो चुकी थी, उससे भी पहले कोई और उस टॉप के ऊपर पहुंच चुका था। यानी ये वाला जो एक्शन था ना पास्ट का, ये सारे इन एक्शंस में से सबसे पहले हो गया था। और भाई ये सबसे पहले हो गया था तो फिर इसके अंदर मैं टेंस कौन सा डालता, मैं इसके अंदर टेंस डालता पास्ट परफेक्ट का टेंस डालता, तो मैं करता समवन एल्स हैज़ रीच्ड, नहीं समवन एल्स हैड रीच्ड इट फर्स्ट। भाई कोई इससे भी पहले वहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो क्या कहता है 19 पे, द बॉयज़ वर्कड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सून एज दे फिनिश वन एक्सरसाइज द टीचर वुड टेल देम टू डू द नेक्स्ट। द टीचर वुड टेल देम डू द नेक्स्ट, ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। एक डाउट शायद आपको लगा होगा, द बॉयज़ वर्क स्लोली फॉर दे न्यू, फॉर जो था ना यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह काम करता, फॉर किसकी तरह काम करता है जी, कंजंक्शन की तरह। और इसका मीनिंग क्या लगाते हैं, इसका मीनिंग लगाते हैं बिकॉज। लड़कों ने क्या किया, धीरे धीरे काम किया, क्यों, क्योंकि उनको पता था, फॉर यानी बिकॉज कंजंक्शन की तरह काम करता, दे न्यू वो जानते थे, क्या जानते थे, दैट भाई एज सून एज, जितनी जल्दी हम काम निपटाएंगे ना, हमारा टीचर हमें क्या करेगा, दूसरी एक्सरसाइज दे देगा। तो भाई यहाँ पर वो बात लगती, सारी बात पास्ट की कर रहा है, लड़कों ने पास्ट में काम किया क्योंकि वो जानते थे कि टीचर दूसरा काम दे देता, तो उन्होंने पास्ट में भी काम क्या किया होगा, फिनिश्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, पास्ट टेंस दिखाने के लिए सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर फिनिश नहीं, क्या लगाओगे, पास्ट के हिसाब से V2 लगाओगे। यानी आप देख रहे हो टेंस के एरर क्या बन रही हैं, टेंस के कोई ज़्यादा लंबे चौड़े एरर बनते ही नहीं, टेंस के यही एरर बनते हैं, वर्ब की फॉर्म घुमा रहा है। और वर्ब की फॉर्म कैसे घुमा रहा है, सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है कि भाई टेंस कौन सा चलाना चाह रहा है ये, ठीक है, या फिर कोई टाइम डिनोशन दे रहा है, येस्टरडे दे दिया, जैसे उसने एक और भी दिया था ना 1919 करके ऐसे कुछ दिया था, हवाई जहाज वाला ऐसा। तो इस तरीके से पकड़ो कि टेंस कौन सा चला रहा है, ये टेंस के एरर होते हैं। 20 को देख लो, शी आस्क्ड मी टू टुक एट द ड्रीडफुल लेटर शी हैज़ गॉट एंड आस्क्ड हाउ शी शुड रिप्लाई इट। अब फिर बात आ गई भाई, उसने पहले मुझसे कहा, या उस चीज़ को छोड़ भी दो, शी आस्क मी को देख के मुझे पता लगा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच थी। इनडायरेक्ट स्पीच अगर थी, इसके अंदर सारी बातें फॉलो हो गई। देखो इनडायरेक्ट स्पीच थी भाई, और अगर उसके अंदर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड थी ना, V2 पास्ट में थी, तो जो आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच आती, ये किसके अंदर आती, ये भी आपकी पास्ट के अंदर आती, ये भी किसके अंदर आती, पास्ट के अंदर आती। और पास्ट के अंदर आती भाई, तो मैं हैज़ गोट नहीं, मैं क्या लगाता यहाँ पर, हैज़ गोट की बजाय मुझे लगाना पड़ता हैड गोट, क्योंकि फिर पास्ट की फॉर्म देता। पहले तो ऐसे देख लो, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब करके भाई पता लग गया, नहीं तो तुम जो वो तुम्हारे वाले रट्टे लगाते हो भाई, पूरा सेंटेंस पास्ट में था तो पास्ट में, तो वो देख लेते तो भी पास्ट में, और नहीं तो यूं भी देख लेते, दो ही काम तो पास्ट में। उसने मुझे आस्ट में मुझसे कुछ कहा था कि देखो मुझे क्या मिला है, क्या मिला था, तो पहले उसने मुझसे कह दिया या पहले उसको मिल गया,
पहले मिल गया ना, जो चीज़ पहले हो गई पास्ट में वहाँ कौन से वाला टेंस, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसीलिए हैड। इस पे तीनों ही एक्सप्लेनेशन आ गई। ठीक है, अब आ जाओ 21 के ऊपर। आई वुड हैव इंजॉयड द जर्नी मोर इफ़ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव स्नोर्टेड ऑल द टाइम। वुड नॉट हैव स्नोर्टेड ऑल द, वही कह रहा है कि मैंने जर्नी को और ज़्यादा इन्जॉय किया होता अगर जो मेरे नीचे वाला आदमी था वो स्नोर्टेड नहीं करता, खर्राटे वगराटे नहीं लेता। तो भाई एक बात बताओ मुझको, आपने देख लिया इफ़ देख के पता लगा वो कंडीशनल बनाता, और हमने तो सीखा था कि उसके अंदर मोडाल की बात ही नहीं करता। तो यहाँ वुड नॉट हैव की जगह क्या आ जाता जी, यहाँ आ जाता इफ़ द मैन बिलो, इफ़ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन हैड नॉट स्नोर्टेड ऑल टाइम। अब ओके हो जाता। ठीक है, हेड नोट। अभी इफ़ वाला करके हटे हैं, तीनों उसी में से बनाया मैंने कि भाई हेड नोट लगाओ, क्योंकि इफ़ के आगे वाले पर तो हम मोडाल लगाते ही नहीं थे पहले सेंटेंस में, मोडाल तो दूसरे वालों पर ही लगते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पहले वाले में इफ़ के बाद एक ही सेंटेंस था तो ये पहले वाला था, इसके अंदर फिर मोडाल को हटा के मुझे क्या लगाना पड़ता, मुझे हेड नोट को लगाना पड़ता। ठीक है, अब देख लो 22 को। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रैवल बाय द नेक्स्ट विच वाज ए स्लो ट्रेन। भाई पहला सेंटेंस पास्ट में कहता है आई मिस द ट्रेन, मेरी गाड़ी छूट गई, आगे कंजंक्शन से जोड़ देता जो मैं हर बार पकड़ता हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस इसीलिए ना एंड से जोड़ रहा था, आई हैव टू ट्रैवल नहीं, भाई गाड़ी छूट गई थी जो मैं हर बार पकड़ता था, इसीलिए मुझे दूसरी गाड़ी से आना पड़ा था। तो अब जो दूसरा सेंटेंस होगा ना वो सेंस देने के लिए पास्ट में बनाया जाएगा। तो इस आई के लिए इस हैव वर्ब का सब्जेक्ट भी आई ही है, इस हैव वर्ब का सब्जेक्ट भी आई ही है। कहाँ गया, इस हैव वर्ब का सब्जेक्ट भी आई ही है, तो यहाँ पर हैव नहीं मुझे लगाना पड़ता हैड। क्या लगाना पड़ता, हेड, क्योंकि भाई फिर मैं पास्ट की ही तो बात करता। मेरी गाड़ी छूट गई थी जिसे मैं हर बार पकड़ता था, इसीलिए मुझे, जिसे मैं हर बार पकड़ता हूँ या पकड़ता था, इसीलिए मुझे दूसरी गाड़ी से आना पड़ा। आई हैड टू ट्रैवल बाय द नेक्स्ट। और वो कैसी ट्रेन थी, वो एक स्लो ट्रेन थी, धीरे धीरे चलती थी। ठीक है, अब देख लो 23 को। येस्टरडे व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज ही पनिश देम। अब फिर से वही बात आ गई, टाइम डिनोशन किस चीज़ की है, पास्ट की बात नहीं कर रहा। कि येस्टरडे को देख के क्या पता लग रहा है, प्रेजेंट है या पास्ट है, पास्ट है। और जब पास्ट है तो यहाँ पर वर्ब भी पास्ट फॉर्म की लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पनिश्ड। क्या लगाऊंगा, पनिश्ड। येस्टरडे व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज, जब उसने देखा बच्चों को शोर मचाते हुए, उसने क्या किया, पनिश्ड कर दिया उन लोगों को, पनिशमेंट दी थी। ठीक है, ये लगाते। 4 days passed since I came to my hometown on vacation। भाई 4 दिन निकल गए जब से मैं अपने घर आया हूँ छुट्टियों के लिए। तो आपको पता है सिंस के बाद क्या लगाते थे, फिनिश्ड टाइम लगाते थे। सिंस के बाद कौन सा टाइम आता है, सिंस के बाद हम फिनिश्ड टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर भी सिंस के बाद इसने कैसा टाइम लगाया, फिनिश्ड टाइम लगाया। और भाई सिंस लगा के उसे अनफिनिश्ड टाइम बना देते थे, और उसे ना प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डालते थे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डालते थे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो यहाँ पर पास्ट में तो कभी डालते ही नहीं थे। तो यहाँ पर 4 days पास्ट नहीं, 4 days हैव पास्ट, 4 days हैव पास्ट। भाई 4 दिन निकल गए जब से मैं अपने घर आया हूँ छुट्टियों पर। ये सेंस देता, क्योंकि आपको पता है क्लासेस में कितनी बार किया, सिंस के साथ फिनिश्ड टाइम और सिंस लगा के उसे अनफिनिश्ड टाइम, और फिर उसके डिनोशन ज़्यादातर किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, अब 25 पढ़ो। दे टॉक्ड फॉर ए वाहिल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। भाई टुमारो की बात अगर करेगा तो भाई नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है, एक सेकंड, 4 days पास्ट, हाँ हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है भाई दे टॉक्ड फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तो बात करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने खेल को खेलना। कब की बात कर रहा है, टुमारो मॉर्निंग तक। भाई टुमारो मॉर्निंग तो एक फ्यूचर की सेंस दे रहा है, और फ्यूचर की सेंस दे रहा है अगर, तो फिर मैं टॉक्ड क्यों लगाऊंगा, फिर तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिर तो मुझे टॉक यानी V1 लगानी पड़ेगी। आपको पता होगा, अच्छा V1 से भी काम नहीं चलेगा, फिर तो मुझे विल मोडाल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब कहेगा दे विल टॉक फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तो बात करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, गेम खेलना शुरू कर देंगे और सुबह तक गेम खेलते रहेंगे। ऐसी सेंस देना चाहता है कुछ। अब देखो आगे क्या कहता है, व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी सो हिम बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। भाई जब कोई हमसे बात करता है तो हम उसे देख लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को, राइटर को नहीं देख पाते।
बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा है, ये ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है। ये तो सत्य ही बात है भाई, जब कोई हमसे बोलता है तो हम उसके चेहरे को देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है जब कोई मेरे से बात कर रहा है तो मैं आज कल परसों या 20 तारीख तक तो हम उसके चेहरे को देख पाएंगे, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो हमसे बोलेगा हम उसके चेहरे को देख ही नहीं पाएंगे, उसका चेहरा अपने आप ही गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना, ये चीज़ तो हमेशा चलती रहेगी, ये चीज़ हमेशा ही चलती रहेगी। तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो भाई अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ तो मुझे पता है हम कौन से टेंस के अंदर डालते थे, हम डालते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फिर व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी सो नहीं वी सी हिम, जब कोई हमसे बोलता है हम उसे देखते हैं। ये सी V1 लगाता, V2 की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, अब एक बारी 27 को और देख लो। नो सूनर ही लेफ्ट ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली टू मेक हिम कम्प्लीटली वेट। फिर वही बात, नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब, पेयर देन पूरा कर दिया, लेकिन गड़बड़ क्या कर गया लड़का, गड़बड़ कर गया जी, इन्वर्जन ही नहीं करके गया। इन्वर्जन नहीं करके गया तो आपको तो पता ही है, डिड ही लीव, डिड ही लीव कि भाई जैसे ही उसने ऑफिस को छोड़ा उसी टाइम क्या हुआ, बारिश होनी शुरू हो गई और वो भीग गया। या तो डिड के साथ लगा के करेक्ट कर देते, डिड ही लीव, या फिर आप क्या लगाते, हैड ही लेफ्ट। क्या लगाते हैं जी, हैड ही लेफ्ट। अब ओके हो जाता सेंटेंस। अब 28 को देखो, रामू टोल्ड मी दैट आई एम रेडी टू डू एनी वर्क। रामू ने मुझे बताया कि भाई मैं कोई भी काम करने वाला हूँ। तो एक बात समझो ना, ये रामू है, ये मैं हूँ। रामू ने मुझे कोई बात बताई तो वो ये थोड़ी कहेगा, वो कहेगा कि वो कोई भी काम कर सकता है। रामू ने मुझे बताया कि भाई मैं कोई भी काम कर लूँगा, उसने मुझे ये बात बताई। तो यहाँ पर ना बेसिकली आई एम की बजाय उसे क्या लगाना था, ही वॉज। क्या लगा देता है यहाँ पर भाई, आई एम को हटा के उसे ही वॉज लगाता, क्योंकि रामू अपने बारे में ही तो बात बताता और उसके लिए थोड़ी कहता। अगर ये रामू भाई मेरा अगर इसके बारे में बात बताता तो ये यू लगाता, आई लगा रहा है तो मुझे पता है कि उसे खुद की बात बतानी थी। ये यहाँ ग्रामर का एरर कर रहा है, यहाँ पर आई एम नहीं ही वॉज। रामू ने मुझे बताया दैट ही वॉज रेडी टू डू एनी वर्क, कि भाई कोई भी काम कर लूँगा, काम मिलना चाहिए। ठीक है, ये था। 29 को देखो, ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर बिफोर एंटरिंग द हाउस। कोई शरारती बच्चा है, बाहर से खेल के आया है होली, शर्ट उतार के फेंक दी आते ही और फर्श के ऊपर फेंक दी। तो भाई दो चीज़ें बताएगा ना, हेड के लिए एक वर्ब क्या है, टेकन ऑफ, और अब हेड थ्रू नहीं, हेड के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो यहाँ क्या लगाता, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। एक्चुअली में तो ये दो सेंटेंसेस थे। ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट, आगे लगाता ही हैड थ्रोन इट ऑन दी फ्लोर, लेकिन बार बार इस ही हेड की रिपीटिशन रोकने के लिए इसने इस ही हेड को बाहर निकाल लिया और इन दोनों वर्ब्स को एंड लगा के जोड़ दिया, एंड लगा के जोड़ दिया। और जब एंड लगा के जोड़ेगा तो यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी हेड के बाद कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थ्रोन लगा देगा। ठीक है क्या, आगे देखो, एन इमीडिएट एक्शन हैज़ अवेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। एन इमीडिएट एक्शन नहीं भाई, एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, एक्शन खुद किसी का इंतजार थोड़ी कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का डूअर नहीं है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट वर्ब के इफेक्ट का रिसीवर है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस चाहिए, और पैसिव वॉइस अगर चाहिए भाई तो एन इमीडिएट एक्शन हैज़ बीन अवेटेड इन, क्या लगाओगे, हैज़ बीन अवेटेड इन, एन इमीडिएट एक्शन हैज़ बीन अवेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। ठीक है, 31 को देख लो, ही ओवरकेम विद सोरो व्हेन ही हर्ड द सैड न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। भाई एक बात समझने की कोशिश करो, ओवरकेम का मतलब होता है किसी चीज़ को हरा देना। हम कहते हुए तो कोई कमजोरी नहीं, से तो मैं ओवरकेम कर लूँगा। ठीक है, किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लेना, किसी चीज़ पर काबू पा लेना। ओवरकेम जब अकेला वर्ब की तरह आता है, कहाँ गया, ओवरकेम जब अकेला वर्ब की तरह आता है जी, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पाना या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना। लेकिन भाई जब इसके बाद विद लगा दिया ना तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। क्या बन गई, एक फ्रेजल वर्ब बन गई। और फ्रेजल वर्ब बन गई तो इसका मीनिंग क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है ओवरकेम विद इमोशन। आगे कोई भी इमोशन लगा देगा, ओवरकेम विद हैप्पीनेस भी हो सकता है, ओवरकेम विद सोरो भी हो सकता है। यहाँ लगा रहा है ओवरकेम विद सोरो, इसी तरह मैं और भी लगा सकता था, मैं कह देता ओवरकेम विद
हैप्पीनेस, भाई उसका मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस हैप्पीनेस लगा देता है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और सोरो लगा देता है तो कहता है बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो यहाँ पर ना पैसिव फॉर्म आनी थी, ये तो ओवरकेम विद का मीनिंग समझाया मैंने सिर्फ, यहाँ पर पैसिव फॉर्म आनी थी क्योंकि ही उस वर्ब का डूअर थोड़ी था, वो चीज़ अपने आप हो गई भाई, उसने थोड़ी की, वो चीज़ अपने आप हो गई, वो अपने आप ही दुख से भर गया। ही वॉज ओवरकेम विद सोरो व्हेन ही हर्ड दी सैड न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, वो अपने आप दुख से भर गया। ठीक है, करेक्ट है क्या बात। अब देखो आगे क्या कहता है, माई ब्रदर हैज़ एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही बात आ गई, हैज़ के लिए तो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज़ के लिए V1 प्लस ING आती है। तो भाई जब दो अलग अलग आए ना तो दोनों को अलग अलग लिख दो, फिर आलस मत करो, हेड लगा के क्या लिखोगे, माई ब्रदर हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। यही थे मेरे कुछ एरर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। मैंने सोचा था कि भाई सारे बच्चे सीख गए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे लगा कि कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं तो अब से भाई डिटेल के अंदर ही करेंगे। सेशन अगर बड़ा होता है तो कोई इशू नहीं है, आप बड़ी वीडियो 2 की स्पीड पे देख सकते हो, मैं फिर सारी चीज़ें डिटेल में ही बताऊँगा दोबारा से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बारी हम हमारी स्टोरी की। स्टोरी नहीं है, क्लोज टेस्ट है। ठीक है, क्लोज टेस्ट है तो देखते हैं जी। देखो पहले ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पैसेज को, क्लोज टेस्ट को, उसके बाद एक सेंस बनाएंगे, फिर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। आ जाओ एक बारी पढ़ के देखते हैं। मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स, देखो 2 कोमा के बीच में फिर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मोर एनिमल्स, इसको अगर हटा देता, डू नॉट, इस मोर एडजेक्टिव के बाद नाउन आया एनिमल, और इस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब आई हेल्पिंग वर्ब कैसी, डू, जो कि प्लूरल थी। मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स डू नॉट डैश मैन एंड दे डू देयर बेस्ट टू डैश हिम। भाई पता नहीं वो क्या करते हैं और आदमियों इंसानों को क्या करने की कोशिश करते हैं, नहीं मालूम। देयर बेस्ट टू डू डैश हिम क्यों लगाया, क्योंकि एक ही मैन की बात कर रहा है। अब ये नहीं है कोई ये एक आदमी है सिर्फ इसी से ये सारे जानवर करते हैं, नहीं, पूरी जाति की बात करता, लेकिन यहाँ पर जब ये मैन दिखा रहा है तो एक शख्स की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली हर आदमी को इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर नाउन होने के बाद भी, और इसीलिए यहाँ पर क्या लगा रहा है, हिम लगा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर भाई ये वाला मैन लगा देता तो फिर तो सिर्फ आदमियों की बात हो जाती, औरतें बच जाती, कहता वुमेन की तो बात ही नहीं की, लेकिन ये मैन लगा के यहाँ पर मानव जाति की बात कर रहा है, इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इंसान उस सेंस में देना चाह रहा है, ना कि पुरुष बल्कि एक इंसान। जैसे आप बोलते भी तो हो, क्या दिक्कत हो गई, मैन इज़ मॉर्टल, आदमी जो है कैसा है, नश्वर है। उस टाइम नहीं कहते भाई आदमी नश्वर क्यों है, वो मैन नहीं है क्या, क्योंकि वहाँ पर उस सेंस में ना मैन का यूज़ पूरे मानव जाति, मानव को दर्शाने के लिए करता है, वही यहाँ कर रहा है। ठीक है, अब कहते हैं मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स डू नॉट डैश मैन एंड दे डू देयर बेस्ट टू डैश हिम, माई ब्रेन टर्न्स राउंड एंड राउंड लाइक ए डैश। मेरा दिमाग जो है, कहता है भाई ज़्यादातर एनिमल्स है ना, यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी, डू नॉट डैश मैन, नहीं पता आदमी को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, नफरत करते हैं, एंड दे डू देयर बेस्ट टू, फिर भी वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट करते हैं, टू डैश हिम। अब भाई अगर प्यार करते हैं जानवर आदमियों से, इंसानों से, तो उसके पास आएंगे, और अगर नफरत करते हैं तो उससे दूर जाएंगे। आगे पढ़ लेंगे क्या कहेगा, माई ब्रेन टर्न्स राउंड एंड राउंड, मेरा तो जो है दिमाग घूम जाता है, चक्कर से आने लगते हैं, एट दिस ऑड बिहेवियर, इस स्ट्रेंज बिहेवियर के ऊपर। द एक्सप्लेनेशन दैट द एनिमल्स डैश दैट मैन इज किलर इज बिलीवेबल, कहता है भाई एक्सप्लेनेशन, एनिमल्स के पास जो एक्सप्लेनेशन है ना वो क्या है कि मैन जो है, मनुष्य जाति जो है वो कैसी है, किलर है, और है तो किलर ही भाई, शिकार विकार करके मार ही देते हैं बेचारों को, तो किलर है। इज़ डैश बिलीवेबल, उस पर विश्वास पता नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आगे पढ़ के पता लगेगा। टू मी, लेकिन मेरी तरफ से क्या कहता है, मैन आर। अब देखो, अब तक तो बात कर रहा था जेन्युइन वे की, लेकिन जब अपनी बात कर रहा है ना तो ये MEN लगा रहा है। क्या लगा रहा है जी, MEN लगा रहा है। टू मी मैन आर, मेरे लिए तो आदमी कैसे हैं, कंपैरेटिवली। अच्छा एक चीज़ मुझे और पता लगी, जानवरों को ना, एनिमल्स को कुछ ऐसा लगता है कि आदमी हत्यारे हैं, उनको मार देंगे तो वो उनसे डरेंगे, और उनसे डरेंगे तो उनके पास आना पसंद करेंगे, उनसे दूर जाना। यानी यहाँ पर कोई नेगेटिव बात करेगा, वो आदमियों को पसंद ही नहीं करते होंगे, उनसे दूर जाना पसंद करेंगे, और अपना बेस्ट क्या करेंगे, उनसे दूरी बनाने में, इस तरह की कोई सेंस देगा। और मेरा दिमाग घूम रहा है, कैसे घूम रहा है नहीं पता, लेकिन इतना पता है ए आर्टिकल लगाया है, आगे कोई ना कोई नाउन लगाएगा। ठीक है,
टू मी, मेरे हिसाब से क्या कहता है, वो तो सोचते हैं कि भाई ऐसे हैं हत्यारे हैं ये लोग मैन, लेकिन मेरे हिसाब में क्या चलता है, आर कंपेरेटिवली डैश एंड डिफेंसलेस। देखो भाई डिफेंसलेस का क्या मतलब होता है कि आप डिफेंस ही नहीं करोगे, हमें कोई मारेगा हम चुपचाप मार खाए जाएंगे, वो नहीं होता क्या, एक गाल पे मारा तो दूसरी गाल आगे करो, भाई आप डिफेंस ही नहीं कर रहे, ये तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड हो गया, यानी हिंसक तो बिल्कुल भी नहीं, यानी यहाँ जो वर्ड आएगा ना वो भी एक सॉफ्ट ही वर्ड आएगा, और ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव आएगा। एक सेकंड, मेन वर्ब क्या है इसके अंदर, मेन आर है, देख लो, जब आर मेन वर्ब है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, मुझे पता लग रहा है यहाँ पर डिफेंसलेस एडजेक्टिव की तरह लगा रहा है, तो यहाँ भी कोई ना कोई क्या लगाएगा जी, एडजेक्टिव लगाएगा। ठीक है क्या, ठीक है। एनिमल्स आर मोर एगाइल एंड डैश देन मैन, एगाइल का मतलब होता है एक तरह से फुर्तीला, तो भाई जानवर तो जो हैं आदमियों से इंसानों से ज़्यादा ही फुर्तीले हैं, और डैश एगाइल हैं और कुछ और होंगे इंसानों से ज़्यादा, कंपैरिजन कर रहा है इसलिए इसने ये THEN वाला लगाया। देन मैन, यहाँ तक तो बात कर ली, लेकिन आगे क्या कहता है, नेवर्थलेस, नेवर्थलेस का मीनिंग क्या होता है, नेवर्थलेस का मीनिंग होता है हाउएवर, हाउएवर या भाई फिर भी, और ये किसकी तरह काम करती है, एडवर्ब की तरह काम करती है, कहता है फिर भी, नेवर्थलेस हाउएवर एडवर्ब है ये, याद नहीं पता चला क्या एडवर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोमा लगा हुआ सिंगल वर्ड ज़्यादातर एडवर्ब की तरह काम करता है, नेवर्थलेस भी एडवर्ब ही होती है, हाउएवर इसका मीनिंग होता है फिर भी। ये तो बात सत्य है, ऑथर कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब में तो आदमी जो है वो डिफेंसलेस है, एनिमल उनसे ज़्यादा फुर्तीले हैं, एगाइल हैं, लेकिन फिर भी ये बात तो सत्य है, ये तो फैक्ट है कि जो एनिमल्स है ना डैश अवॉइड मैन, वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं मैन को, एनिमल्स क्या करते हैं, अवॉइड मैन। अब मुझे ना इस एक वर्ड को देख के, भाई इस एक वर्ड को देख के मुझे सारे पैसेज की सेंस निकालनी आ गई, मुझे पता लग गया था बिना ऑप्शन पढ़े कि दे डू देयर बेस्ट टू अवॉइड, यहाँ पर अवॉइड या इससे मिलता जुलता कोई वर्ड आएगा, और अवॉइड कर रहे हैं इसका मतलब वो इंसानों को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो क्या आएगा, डू नॉट लाइक। दो तो मैंने सीधे ही लगा दिए, बाकी अभी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। माई व्यू इज़ शेयर्ड डैश अदर, ये आगे फुल स्टॉप नहीं चल ही रहा है, माई व्यू इज़ शेयर्ड डैश अदर हंटर, मेरे विचार दूसरे शिकारी भी रखते हैं, और वो क्या कहते हैं, दैट मैन हैज़ डेवलप्ड ए डैश आर्मर, एक डैश आर्मर, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये एमोर तो होता है लव, इलीगल लव, ये एमोर तो होता है इलीगल लव, ठीक है, इलीगल लव का मतलब समझ रहे हो, इलीगल लव मतलब भाई किसी और के पार्टनर से जब कोई लव करे उसे कहते हैं इलीगल लव, जो चीज़ गलत है उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है एमोर, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या आना था, यहाँ आना था एरमोर, आर्मर यानी एक कवच। तो भाई क्या कहता है कि मेरा व्यूज़ अदर हंटर भी रखते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मानव जाति है ना उसने डेवलप कर लिया क्या, एक तरह का कवच डेवलप कर लिया, कैसा कवच डेवलप कर लिया नहीं पता, सीख लेंगे अभी, ठीक है। ये था, अब एक बारी ऑप्शंस को पढ़ें, देखो फर्स्ट को पढ़ो, मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स डू नॉट डैश मैन, डू नॉट भाई अवॉइड करती हैं तो क्या करती होंगी, देख लो, डू नॉट प्रेफर तो नहीं आएगा, प्रेफर तो देखो इतनी बात तो मुझे पता चल गई, डू नॉट दे दिया तो डू नॉट के साथ हेट तो नहीं देता, क्योंकि भाई प्रेफर हेट तो इसलिए नहीं देता क्योंकि अवॉइड करते हैं, तो भाई हेट नहीं देगा यहाँ पर, अरे डू नॉट हेट का तो मतलब ये हो गया कि नफ़रत नहीं करता, नफ़रत नहीं करते तो फिर प्यार करते हो, और भाई प्यार करता है तो फिर अवॉइड क्यों करता है, इसीलिए हेट वर्ड को काट दिया, प्रेफर इसलिए काट दिया, दो चीज़ों में से चूज़ करते हैं तब बात आती है, चॉइस पे बात करते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तब चॉइस की बात पे प्रेफर लगता है, कोई प्रेफरेंस की बात ही नहीं। एडमायर होता है जी प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, सराहना करना, ये जानवर कब से तारीफ़ करेंगे हमारी, तो भाई नहीं, यहाँ क्या वर्ड लगेगा, लाइक ही वर्ड लगेगा, क्या वर्ड लगेगा, लाइक। मोर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ग्रेट कैट्स डू नॉट लाइक मैन, मैन को पसंद नहीं करते, एंड दे डू देयर बेस्ट टू डैश हिम, और वो अपना बेस्ट देते हैं क्या करने के लिए, पसंद नहीं करते, तो ये मतलब थोड़ी है कि उसे मार ही देंगे बेचारे को, जानवर हमें पसंद नहीं करते तो उनको ये अधिकार भी नहीं है कि हमें आके मार दें, हालांकि जंगली जानवर मार देते हैं बट वो नहीं मारेंगे भाई, तो किल तो नहीं आएगा, किल नहीं आएगा, ठीक है। ओवर पावर भी नहीं आएगा, ओवर पावर का मतलब होता है उसे दबा देना, हरा देना, वो भी नहीं आएगा। शिर्क का मतलब होता है जी काम से जी चुराना, चुपके से निकल जाना, शिर्क का मतलब यही होता है काम से जी चुराना, चुपके से निकल जाना, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट वर्ड क्या लगता, अवॉइड, कैसे सेंस पकड़ी भाई, सीधा सा ही दिख गया यार, यहीं पर अवॉइड लिख दिया तो फिर क्या फ़र्क रह गया, अवॉइड तो मैं बिना देखे ही लगा देता। शिर्क का मतलब ही होता है काम से जी चुराना, याद कर लेना, वर्ब होती आती है शिर्क, ठीक है।
आगे देखो थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है जी माई ब्रेन टर्न्स राउंड एंड राउंड लाइक ए डैश एट दिस ओड बिहेवियर। मेरा जो दिमाग है ना राउंड एंड राउंड यानी घूमता जाता है एट दिस ओड बिहेवियर। क्या कहेगा, क्या कहेगा, देखो भाई कहाँ गया, विल विंड। विल विंड क्या होता है जी, देखो सर्कल तो राउंड होता है, ये तो घूमने की बात करे, ये सर्कल है, ये घूम थोड़ी रहा है, ये इसकी तो शेप ही राउंड है। तो यहाँ सर्कल तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्लाउड भी नहीं लगता। भाई व्हील की बात आई तो एक बात बताओ, व्हील क्या अपने आप घूमता है क्या, इंजन से ही घुमाते हैं, और यहाँ तो सिर अपने आप घूम रहा है, यहाँ वर्ड क्या लगता है, विल विंड। विल विंड क्या होता है जी, तूफान सा नहीं आता क्या, आपने फिल्मों में देखा हुआ है कैसा ऐसा चक्रवात सा बनता जाता है और वो चलता रहता है, ऐसा साइक्लोन सा आ गया, इस तरीके से नीचे से उठता है और वो काफ़ी बड़ा होके चलता जाता है, आसपास जो घर वगैरह आते हैं पूरे पूरे शहर को बर्बाद कर देता है, उस सेंस में यूज़ होता है विल विंड। यहाँ पर विल विंड ही आता है, यूज़ होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया, राउंड लाइक ए विल विंड, ऐसा फ्रेज भी बोलने में यूज़ हो जाता है, ऐसा कह दिया जाता है राउंड लाइक ए विल विंड। ठीक है, मतलब वो घूम रहा है यहाँ ना, उसको राउंड का मतलब ये नहीं उसकी शेप दिखा रहा है, यहाँ वो उसके मोशन को दिखा रहा है, यहाँ वो उसके इस मोशन को दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे घूम रहा है मोशन करते हुए, इस तरीके से मेरा सर घूम रहा है। ठीक है, यही आना था इसके अंदर भाई। फोर्थ को देख लो एक बारी, फोर्थ क्या कहते हैं, द एक्सप्लेनेशन दैट द एनिमल्स डैश दैट मैन इज डैश। भाई यहाँ पर ना द आर्टिकल लगता, एक्सप्लेनेशन एक नाउन लगता, और इस नाउन के लिए ना इसका कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, दैट। देखो दैट बॉय होता है, हमने सीखा तो था दिस दैट दिस दो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होते हैं, यहाँ पीछे आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, आ सकता था। इसी के लिए बता रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन दैट, कौन सी एक्सप्लेनेशन, दैट वाली जो वो समझते हैं, जो एनिमल समझते हैं। क्या आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है, नो बिलीव फील सी। तो भाई एक्सप्लेनेशन को फील कैसे करोगे, नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, या तो बिलीव करते या फिर नो करते। बिलीव नहीं होता भाई, बिलीव तो विश्वास आप किसी पर्सन का करते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन को तो आपको पता होना चाहिए। हम यही तो कहेंगे कि आई नो दिस एक्सप्लेनेशन, मुझे पता है भाई तुम्हारी एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पर नो ही लगता। ठीक है, और अब कह रहा है देखो सेंस के अकॉर्डिंग पकड़ो, दैट मैन इज़ ए किलर इज़ बिलीवेबल। भाई ऑथर तो कह रहा है कि आदमी जो हैं डिफेंसलेस हैं, वो तो डिफेंस करते नहीं, जानवर ज़्यादा तेज है, तो वो ये बात थोड़ी कहेगा कि मैन किलर और मैं इस चीज़ पर विश्वास करता हूँ, बिलीवेबल। वो तो ऐसा कहेगा कि इस चीज़ पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। अनबिलीवेबली तो नहीं आता, क्यों, ऐसा थोड़ी बोलता, इट इज़ अनबिलीवेबली बिलीवेबल, कि भाई ये तो ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये तो सुपर फ्लोज का एरर बना देती। तो अनबिलीवेबली बिलीवेबल तो बिल्कुल भी नहीं आता। बचता क्या, पर्टिकुलरली भी नहीं आता, जनरली भी नहीं आता, आता क्या, हार्डली। हार्डली भाई क्या थी, हार्डली, हार्डली क्या थी भाई, हार्डली एक एडवर्ब थी और बिलीवेबल एक एडजेक्टिव था, ये उसको क्वालिफाई कर जाता कि इस बात पर तो विश्वास ही नहीं हो सकता। ठीक है, सिक्स्थ में देखो क्या कहता है कि मैन जो है वो डिफेंसलेस है, और एंड कंजंक्शन सेम चीज़ों को जोड़ती है, आपको पता ही है एंड कंजंक्शन किन को जोड़ेगी जी, सेम चीज़ों को जोड़ेगी। तो भाई डिफेंसलेस हैं, और दूसरा ऐसा ही कोई वर्ड चाहिएगा सॉफ्ट सा, कहाँ है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, पावरफुल भी नहीं है, वीक या फ्रेगाइल, दो ऑप्शन बच गए भाई, इसका आंसर वीक आता। ठीक है, वीक की सेंस देता, वीक है, मैन कैसा है, एक वीक है, कहते भी कि आदमी बड़ा कमज़ोर सा है। भाई फ्रेगाइल भी मीनिंग वही होता है, लेकिन यहाँ सेंस नहीं बना पाता। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर रीज़न लगा के हम ऑप्शंस को हटा दें, कई बार सेंस भी पकड़नी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पर तो वीक ही जचता, क्यों भाई, एक चीज़ देखो यार, डिफेंसलेस है, वो डिफेंस भी नहीं कर पा रहा, तो वो कैसा है, फिर वीक ही है, इसका आंसर वीक ही माना गया था। सेवंथ में कहते हैं एनिमल्स आर मोर एगाइल एंड डैश। देखो एगाइल का मतलब फुर्तीला है, और साथ में कैसा होगा, रैपिड तो बिल्कुल भी नहीं भाई, फुर्तीला है, एगाइल दे तो दी, फुर्तीला है, ऊर्जावान है, उसके अंदर ताकत है, तो फिर रैपिड क्यों जोड़ूंगा, एगाइल के अंदर रैपिड भी आ गया, ब्रिस्क भी आ गया, ब्रिस्क वॉक भी होती है, जल्दी जल्दी चलने वाली वॉक जो हम करते भी हैं, तो भाई ब्रिस्क भी नहीं आता, एक तरह से ऐसी सेंस दे देता। एगाइल यानी फुर्तीले तो होते हैं एनिमल्स, और साथ ही साथ क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं। डोसाइल तो होता है आज्ञाकारी, डोसाइल भी नहीं लगता। तो एनिमल्स क्या होते हैं, कहते हैं इंसान तो जो है ना वो बेचारा कमज़ोर है, डिफेंसलेस है, लेकिन जो एनिमल्स है फुर्ती वाले हैं, और साथ ही साथ क्या हैं जी, अलर्ट भी हैं, किसके मुकाबले, इंसानों के मुकाबले। लेकिन फिर भी ये तो फैक्ट है कि क्या एनिमल्स जो है
अवॉइड करते हैं मैन को। एनिमल्स जो है क्या करते हैं जी, अवॉइड करते हैं मैन को, यानी सेल्डम नहीं, ये तो खुद ही कह रहा है अवॉइड कर, सेल्डम तो होता है कभी कभार, नेवर भी नहीं। ओकेजनली क्या भाई, बाहर त्यौहार अवॉइड थोड़ी करेंगे कि होली दिवाली पे इन जानवरों ने कहा कि अब अपनी होली दिवाली मनाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो ना तो सेल्डम सेंस देता, ना नेवर। ओकेजनली तो होता है किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर, उनको पता ही नहीं ओकेजन होते क्या है, तो ये भी हट जाता। बनता है क्या, नॉर्मली, कि भाई आम तौर पर तो ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, दैट एनिमल्स ओकेजनली अवॉइड मैन। माई व्यू इज शेयर्ड डैश अदर हंटर्स। मेरा व्यू किसके साथ मिलता है जी, विद, अलोंग, अमंग नहीं, देखो प्रेपोजिशन यहाँ बनती बाय। माई व्यू इज शेयर्ड बाय अमंग हंटर, कि भाई जो दूसरे हंटर्स भी हैं ना, वो भी मेरे व्यूज़ के साथ इत्तिफाक रखते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यहाँ बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं। कहाँ गया, दैट मैन हैज़ डेवलप्ड ए डैश एमोर। क्या बना लिया, एमोर नहीं, यहाँ आना था आर्मर, आर की टाइपिंग का एरर हो गया, यहाँ आना था आर्मर। दैट मैन हैज़ डेवलप्ड ए डैश आर्मर। कैसा आर्मर बना लिया भाई, आर्मर होता है सुरक्षा कवच, आर्मर होता है सुरक्षा कवच, तो कैसा सुरक्षा कवच बनाया होगा, डिफेंसिव सुरक्षा कवच बनाया होगा, डिफेंस करने के लिए। सुरक्षा कवच पहन के तो डिफेंस ही तो करते हो, कोई लड़ाई चल रही है, यहाँ एक योद्धा सुरक्षा कवच पहन के आ गया, इसके पास तलवार है, तो ये वाला आदमी इसको मार थोड़ी देगा, ये तो अपना बचाव कर पाएगा, तलवार ही नहीं है, मारेगा कैसे, यानी इसने तो सिर्फ डिफेंसिव चीज़ पहननी है। अब तो भाई आर्मर के साथ तो यहाँ डिफेंसिव लगाता। ये थी हमारी आज की डेली डोज। और भाई 6 तारीख को नया बैच आया था, कोई भाई बंधु रह गया भेज दो भी, नहीं तो इसी फ्राइडे को फिर से नया बैच आएगा एसएससी और एचएसएससी का। जो हमसे जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। यही थी शीट, पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट में बताओ भी कि क्यों पसंद नहीं आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।